जुले स्टूडेंट्स, आई एम नॉर्सिन लामू, लेक्चरर zoology. तो इस सीरीज में, in this series of lectures, we will be studying about some of the economic activities in zoology, which is usually studied under the branch called economic zoology. So first of all, we'll study about apiculture. तो what is apiculture? Apiculture क्या होता है? Apiculture is the rearing of honeybee for the production of honey and wax. तो एपीकल्चर क्या होता है कि एपीकल्चर हनी बी का, मधुमक्खी का पालन करना फॉर हनी और वैक्स के लिए. तो हनी और वैक्स के लिए हम मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसको कहते हैं एपीकल्चर. अब हनी क्या होता है? हनी हमारे न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट होता है, जिसमें इसका बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है. इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जैसे सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज और बहुत सारे विटामिन्स एंड बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होता है. तो हनी जो है हमारे न्यूट्रिशन का एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट है. और बी वैक्स क्या है? वैक्स जो है ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है. वैक्स जो है कॉस्मेटिक्स में यूज होता है एक, तो दूसरा पॉलिशेस में यूज होता है और कैंडल्स बनाने में काम आता है. और बी वैक्स जो है ये हनी बी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता बनाने के लिए हनी बी के वर्कर हनी बीज होते हैं, ये खुद सिक्रीट करते हैं. और हनी जो है ये वर्कर हनी बीज क्या करते हैं? नेक्टर से, फ्लावर के जो शुगरी सब्सटेंस फ्लावर से सिक्रीट होता है, वो कलेक्ट करके उसको हम कहते हैं नेक्टर. उस नेक्टर से वर्कर हनी बी क्या करते हैं? हनी बनाते हैं. तो हनी और बी वैक्स प्रोडक्शन के लिए हम हनी बी को रेयर करते हैं, इसको कहते हैं एपीकल्चर. और एक और नाम है बी कीपिंग भी कहते हैं. बी कीपिंग और एपीकल्चर एक ही चीज है. अब एपीकल्चर में हमें सबसे पहले हनी बी के बारे में जानना जरूरी होता है. तो हनी बी क्या है? हनी बी जो है ये एक सोशल इंसेक्ट है. इसका जो लाइफ साइकिल हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि हनी बी कैसे हैं. हनी बी है एक सोशल इंसेक्ट है. सोशल इंसेक्ट मीन्स ये अकेले नहीं रहते हैं. ये मधुमक्खी के जो छत्ते को क्या कहते हैं? बी हाइव. अब ये बी हाइव में ग्रुप में रहते हैं और इनका जो, अब एक बी हाइव में 3 तरह के हनी बी रहते हैं. उनमें वर्क ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क होता है. तो इसको हम कहते हैं सोशल इंसेक्ट. इसीलिए कहते हैं कि वो ग्रुप में रहता है एक. तो दूसरा वो इनके जो 3 टाइप्स के जो हनी बी होते हैं, इनके बीच में वर्क का जो डिवीजन होता है, लेबर का डिवीजन होता है, तो इसीलिए हम इसको सोशल इंसेक्ट कहते हैं. दूसरा है हनी बी जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि हनी बी जो है 3 तरह के होते हैं. एक होता है क्वीन, दूसरा ड्रोन्स और तीसरा वर्कर्स. अब क्वीन एक कॉलोनी में, ये कॉलोनी में रहता है. एक कॉलोनी में क्या होता है कि एक क्वीन होता है, कुछ ड्रोन्स होते हैं और बहुत सारे वर्कर्स होते हैं. अब ये जो क्वीन है
क्वीन, ड्रोन्स और वर्कर्स के बॉडी का फॉर्म्स होते हैं जिसको हम मोर्फोलॉजी कहते हैं, इनके मोर्फोलॉजी अलग होते हैं। तो अलग होते मीन्स क्वीन जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, बिगर इन साइज। दूसरा इसके पास ओविपोजिटर होता है। ओविपोजिटर मीन्स एग ले करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं ओविपोजिटर, क्योंकि क्वीन का काम होता है एग ले करना। और नेक्स्ट ड्रोन क्या होता है कि स्मॉलर देन क्वीन होता है, बट बिगर देन दी वर्कर्स। अब ड्रोन्स हनी बी जो होता है ये क्वीन से थोड़ा छोटा होता है, बट वर्कर हनी बी से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका मोर्फोलॉजी। तीसरा वर्कर हनी बी जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दूसरा इसके पास क्या होता है, पोलन बास्केट प्रेजेंट होता है। पोलन बास्केट इसके जो मेटाथोरेसिक लेग्स पे थोड़ा छोटे से बास्केट जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें वो पॉलन्स कैरी करते हैं, तो उसको कहते हैं पॉलन बास्केट। और तीसरा इसमें क्या होता है, स्टिंगिंग अपैरेटस होता है, स्टिंगिंग अपैरेटस। अब स्टिंगिंग अपैरेटस क्या है, क्योंकि ये वर्कर हनी बी भी फीमेल है, क्वीन भी फीमेल है, बट ड्रोन्स जो है ये मेल होता है। अब वर्कर हनी बी भी फीमेल है, बट वर्कर हनी बी का जो ओविपोजिटर है, एग ले करने का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होके स्टिंगिंग अपैरेटस में चेंज हुए होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अलग होता है। तो ये सब इसका मोर्फोलॉजी हो गया जो डिफरेंट है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। तो हनी बी में एक ही स्पीशीज में तीन फॉर्म्स हमें दिखने को मिलता है, जिसको कहते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स। तो एक हो गया, एक तो सोशल इंसेक्ट हो गया हनी बी, दूसरा ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। अब तीसरा क्या है कि हनी बी जो है कॉलोनी में रहते हैं। अब ये जो इनके कॉलोनी में जो तीन फॉर्म्स हैं उनके बीच में डिवीजन ऑफ वर्क होता है। अब हम देखेंगे कि थर्ड हमारा क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स अब क्वीन जो है, क्वीन क्या करता है, इसका खाली काम होता है कि एग ले करना, एग लेइंग। और ड्रोन्स जो है इनका काम होता है क्वीन को कॉप्युलेट करना, मीन्स फर्टिलाइज करना, कॉप्युलेट क्वीन। और दूसरा ये क्या करता है, बी हाइव को मेंटेन रखता है, मेंटेनेंस ऑफ द हाइव। मेंटेनेंस में क्या होता है कि बी हाइव को साफ रखना, उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना, अगर वो टूट गया तो दोबारा बनाना, ये सब आ गया बी हाइव मेंटेनेंस में। तीसरा क्या करता है, ये पोलन कलेक्शन करता है, कलेक्शन ऑफ पोलन्स एंड नेक्टर। अब तीसरा नेक्टर और पोलन्स को कलेक्ट करते हैं, कहां से, फ्लावर्स से लेके वो बी हाइव में लेके आता है। और इसका और काम है फीडिंग। किसको फीड करता है, लार्वास और बाकी भी कॉलोनी में जितने भी हनी बीज रहते हैं उनको फीड करना इसका काम होता है। तो जितने भी सारे काम होते हैं, सिर्फ एग ले करना और ड्रोन ये क्वीन को कॉपुलेट करने के अलावा जो भी काम होते हैं वो सारे वर्कर हनी बीज करते हैं। और इसमें एक चीज और भी है, हनी प्रोडक्शन। हनी प्रोडक्शन भी ये वर्कर हनी बीज करते हैं।
ओके, अब वर्कर हनी बीज जो है, हमने क्या कहा कि अभी ये क्लीनिंग डिफेंस, और एक चीज और है, वर्कर हनी बीज जो है ये बी हाइव को डिफेंड भी करता है। डिफेंड मीन्स इसको इंट्रूडर से बचाता है। ये कैसे करता है? क्योंकि वर्कर हनी बी में स्टिंग प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिफेंड मैकेनिज्म कौन करता है? डिफेंड बी हाइव को डिफेंड कौन करता है? वर्कर्स करते हैं। इनके पास क्या होता है? इनके पास स्टिंगिंग अपैरेटस होता है। अब स्टिंगिंग अपैरेटस जो है सिर्फ वर्कर हनी बीज में होता है। अब स्टिंगिंग अपैरेटस वर्कर हनी बी के एब्डोमेन लास्ट में प्रेजेंट होता है, पीछे की तरफ होता है। अब ये स्टिंग, जब किसी को अगर स्टिंग किया, किसी कोई इंट्रूडर आ गया, तो उसको जब वर्कर हनी बी कोई स्टिंग करेगा तो इसका स्टिंगिंग अपैरेटस बाहर निकल के आ जाएगा। इसकी वजह से वो जो हनी बी है वो बाद में वो सरवाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। तो स्टिंगिंग अपैरेटस इसीलिए होता है क्योंकि वो उसका काम होता है डिफेंड करना हनी बी हाइव को। और एक चीज है, टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं वर्कर हनी बी। किसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है? टेम्परेचर बी हाइव का मेंटेन रखता है। कैसे? अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बी हाइव को उससे बचाने के लिए ये वर्कर हनी बीज क्या करते हैं? बी हाइव के अराउंड घूमते हैं, वो फ्लाई करते हैं विद रैपिड फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स। अब विंग्स को फ्लैप करने से वो क्या करेगा कि बी हाइव को कूलिंग इफेक्ट देगा। इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब क्लीनिंग भी इसका काम, एक चीज क्लीनिंग ऑफ बी हाइव भी होता है। अब हम देखेंगे कि वर्कर हनी बी कहाँ से कैसे बनता है, और ड्रोन्स कैसे बनता है, और क्वीन कैसे बनता है। ये सब हम लाइफ साइकिल पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल इसका कैसा है। लाइफ साइकिल क्वीन कहाँ से शुरू होता है? लाइफ साइकिल जो है क्वीन के एग ले करने से होता है। अब क्वीन कहां पर एग ले करेंगे? सेल्स में, बी हाइव के सेल्स में एग ले करेंगे। बी हाइव का जो सेल होता है ये हेक्सागोनल शेप होता है। अब ये क्वीन जो है, पहले एग ले करने से पहले क्या होगा कि ये कॉपुलेट करेगा, फर्टिलाइज करेगा। अब फर्टिलाइज करने के लिए ये जो क्वीन है छत्ते से बाहर निकलेंगे, बी हाइव से बाहर। इट विल फ्लाई आउट फ्रॉम दी बी हाइव इनटू द एयर। तब अब क्वीन के पीछे पीछे ड्रोन्स भी चले जाएंगे। अब ड्रोन्स क्या करते हैं? क्वीन हवा में ही इसका कॉपुलेशन हो जाता है। तो हवा में ही कॉपुलेशन होने के बाद क्या होता है कि ड्रोन जो है वो उसका जो स्पर्म्स होते हैं वो क्वीन के स्पर्मेथिका करके एक स्ट्रक्चर होता है, स्पर्मेथिका में स्टोर रखेंगे। तो क्वीन के बॉडी में ही स्पर्म को स्टोर करते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स स्टोर करते हैं। अब उसके बाद क्वीन जो है वापस फर्टिलाइज होने के बाद वापस क्या करेगा? बी हाइव में वापस आएगा। और ड्रोन्स जो है उनको जब एक बार वो मधुमक्खी के छत्ते से बाहर निकल गया तो वापस आने नहीं देते। तो क्वीन आएगा बी हाइव में वापस आके ये क्या करेंगे? क्वीन जो है एग ले करेंगे बी हाइव के सेल्स में। तो क्वीन दो तरह के एग ले करते हैं। ये हो गया इसके एग्स ले करेंगे। अब मैंने बोला कि क्वीन दो तरह के एग ले करते हैं। दो तरह के मीन्स एग जो होते हैं, एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स दोनों ले करेंगे। कुछ एग्स होंगे फर्टिलाइज्ड और कुछ एग्स अनफर्टिलाइज्ड होंगे। वो कैसे होगा? क्वीन जब एग ले करते समय, क्वीन लाइफ टाइम में एक ही बार कॉपुलेट करता है, बट एग लेइंग इसका हर रोज एक दिन में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग ले करते हैं। अब क्वीन जो है दो तरह के एग्स ले करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? क्वीन के बॉडी में, स्पर्मेथिका में, क्वीन के स्पर्मेथिका में स्पर्म्स स्टोर होते हैं। अब एग ले करते समय क्या होगा कि क्वीन जो है इसी स्पर्मेथिका के अंदर स्पर्म्स होगा, उसी स्पर्म से सिर्फ
कुछ आधे या आधे से ज्यादा एग्स को ही वो फर्टिलाइज करके ले करेंगे, बाकी एग्स जो है ये स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं करते हैं, तो अनफर्टिलाइज्ड एग्स भी ले करते हैं। तो फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो है ये क्वीन बाद में कॉपुलेट करने के बाद जब बी हाइव में वापस आके एग ले करते समय क्वीन खुद डिसाइड करेगा। अब क्या होगा कि फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो है ये दोनों क्या बन जाएगा, धीरे धीरे लार्वा बन जाएगा, सभी लार्वा बन जाएंगे। अब लार्वास को क्या करते हैं, इनमें जो लार्वास बनते हैं, अब लार्वा को फीड कौन करेगा, इसका ये काम किसका होता है, वर्कर हनी बीज का होता है। अब वर्कर हनी बीज क्या करते हैं, इन लार्वास को रॉयल जेली से फीड करते हैं। अब वर्कर हनी बीज जो है ये सबसे जो हेल्दी लार्वा होता है उसको रॉयल जेली खिलाना कुछ देर के लिए कंटिन्यू रखता है, बाकी लार्वास को ये थोड़ी देर के लिए ही रॉयल जेली खिलाते हैं और बाद में बंद कर देते हैं खिलाना। तो जिस लार्वा को रॉयल जेली मिलना मतलब कुछ ज्यादा देर के लिए वो मिलता है, वो आगे जाके क्या बनेगा, क्वीन बन जाएगा। बाकी जो है अब लार्वा से धीरे धीरे प्यूपा बन जाएगा, प्यूपा से एडल्ट बनेगा। अब मैंने क्या कहा कि क्वीन जो है रॉयल जेली पे जो फीड करने वाला लार्वा जो है वो क्वीन बन जाएगा। बाकी जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो क्या करते हैं, जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो ड्रोन्स बन जाते हैं। अब ड्रोन्स क्या हो गया, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। एन मीन्स हेप्लॉइड लिख दिया मैंने, हेप्लॉइड मीन्स अनफर्टिलाइज्ड एग या अनफर्टिलाइज्ड स्पर्म जो भी होते हैं वो हेप्लॉइड ही होता है। अगर जब फर्टिलाइज हो गया तो 2n बन जाएगा, मीन्स डिप्लॉयड बन गया। तो ड्रोन्स जितने भी है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन जाते। अब फर्टिलाइज्ड एग खाली इसके अलावा, क्वीन के अलावा बाकी जितने भी फर्टिलाइज्ड एग्स है वो वर्कर्स बन जाएगा। वर्कर्स हो गया 2n। अब ड्रोन्स जो है ये क्या हो गया, हेप्लॉइड मेल हो गया। क्वीन तो वैसे भी फीमेल है, फीमेल को हम ऐसे बनाते हैं, वर्कर्स भी फीमेल है, ड्रोन्स जो है ये मेल होता है, ड्रोन हेप्लॉइड होता है, ये आपने याद रखना है, ड्रोन जो है ये हेप्लॉइड होता है। अब क्वीन और वर्कर्स दोनों डिप्लॉइड होता है। अब ये कैसे होता है, अब लाइफ साइकिल इसका खत्म हो गया। कैसे बनता है कि क्वीन एग ले करेंगे, एग ले करने के बाद इसके ऊपर, एग ले करने के बाद ऊपर क्या करते हैं, हनी बी, वर्कर हनी बीस ये जो है ये इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा बी वैक्स से इसको एग्स को कवर करेंगे, तो ये धीरे धीरे लार्वा बन जाएगा। तो लार्वास जो है एग्स, मैंने बताया पहले कि फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दो तरह के होते हैं, फिर लार्वा बन जाएगा। ये जितने भी एग्स है ये सारे लार्वा बन जाएंगे। अब लार्वा जो है ये वोरेशियस फीडर होता है, इनको इसको खाना खिलाने की जरूरत होता है। वो काम कौन करता है, वर्कर हनी बीज करता है। अब वर्कर हनी बीज क्या करते हैं कि सारे लार्वास को रॉयल जेली खिलाते हैं, फिर कुछ लार्वास, बाकी लार्वास को रॉयल जेली खिलाना कुछ देर में बंद कर देते हैं और एक लार्वा को वो कंटिन्यू करते हैं, वो बाद में प्यूपा बन के धीरे धीरे क्वीन बन जाएगा। बाकी सारे प्यूपा बन के जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है वो ड्रोन बन जाएगा और जो फर्टिलाइज्ड है वो प्यूपा बनने के बाद वर्कर बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि वर्कर और ड्रोन्स और क्वींस में हेप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे होते हैं, मीन्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। क्वीन जो है ये डिप्लॉइड होता है, मीन्स 2n मीन्स इसमें क्रोमोसोम 32 होता है। टोटल क्रोमोसोम इसमें हनी बी में 32 क्रोमोसोम्स होता है। और ड्रोन जो है ये n है, n मीन्स हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड माने इसमें क्या होता है कि इसमें इसका 32 का हाफ ही होता है क्रोमोसोम। हेप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होता है, तो हम कहते हैं इसको हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड में 16, ड्रोन्स में सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। और तीसरा आपका वर्कर्स जो है ये 2n होता है, मीन्स इसमें भी 32
क्रोमोसोम्स होता है। तो आप अपने ये याद रखना है कि इसके क्रोमोसोम्स नंबर कितने होता है। ड्रोन्स में आधा ही होता है, बाकी में डिप्लॉयड होता है 32 और 32। ये हो गया आपका हनी बी का लाइफ साइकिल, हनी बी कैसे वो करते हैं। अब हम देखेंगे कि हनी बी के स्पीशीज कितने हैं जो हम एपीकल्चर में यूज करते हैं। वैसे हनी बी के स्पीशीज हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज होते हैं, बट कुछ ही स्पीशीज होते हैं जो एपीकल्चर में हम यूज करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे कि स्पीशीज कौन कौन से स्पीशीज होते हैं जो एपीकल्चर या बी कीपिंग में हम यूज करते हैं। इंडिया में जो ज्यादातर बी कीपिंग के लिए जो स्पीशीज यूज करते हैं वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, इसको हम इंडियन हनी बी भी कहते हैं। अब ये जो एपिस इंडिका है ये इंडिजिनियस स्पीशीज है। दूसरा आपका है एपिस फ्लोरिए, इसको हम लिटिल हनी बी भी कहते हैं, लिटिल हनी बी। तीसरा है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा को हम यूरोपियन हनी बी भी कहते हैं। नेक्स्ट है एपिस डॉर्सेटा, इसको हम रॉक हनी बी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि एपिस इंडिका जो है ये इंडिजिनियस स्पीशीज है, एपिस मेलिफेरा जो है ये एक्सोटिक स्पीशीज होता है, ये यूरोपियन स्पीशीज होता है। अब एपिस इसमें ये जो 4 स्पीशीज है इनमें से हम ज्यादातर एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा को ज्यादा रेयर करते हैं। तो एपिस इंडिका क्या होता है कि इसका हनी प्रोडक्शन भी ठीक ठीक ही होता है और ये ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होता है। एग्रेसिव मीन्स ज़्यादा स्टिंग नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इसको हैंडल करने में थोड़ा सा आसानी होता है, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एपिस फ्लोरिए। एपिस फ्लोरिए को हम लिटिल हनी बी भी कहते हैं। ये साइज में बहुत ही छोटा होता है और ये जो है एपिस फ्लोरिए ये माइल्ड होता है। माइल्ड मीन्स ये एग्रेसिव नहीं होता है, शांत होता है। तो बट इसका जो प्रोडक्शन है, हनी प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा इसको रेयर नहीं करते हैं। तीसरा है आप एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है बट ये थोड़ा एग्रेसिव भी होता है, बट ये भी हम इसका क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ये भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एपिस डॉर्सेटा, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, इसीलिए इसका हनी प्रोडक्शन सही होता है, हनी प्रोडक्शन अच्छा होता है, बट ये ज़्यादा एग्रेसिव होने की वजह से हम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम ज़्यादा रेयर नहीं करते हैं। ये हो गया स्पीशीज जो एपीकल्चर में यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि हनी, अब हनी जो है हम हमें कहाँ से मिलता है कि हनी बी के बी हाइव से मिलता है, छत्ते से मिलता है, और बी वैक्स भी हनी बी के छत्ते से ही मिलता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि हनी एक्सट्रैक्शन जो है वो हम नेचुरल बी हाइव से करते हैं, जो पेड़ पे लगे हुए होते हैं, वहाँ से जितने थोड़ा बहुत मिलता है हमें वहाँ से करते हैं। बट आजकल क्या होता है कि मॉडर्न एपीकल्चर में हम बी हाइव को हम आर्टिफिशियल बी हाइव बनाते हैं एक जगह पे, जिसको हम कहते हैं एपियरीज। तो एपियरीज में वो जगह, एपियरीज मीन्स वो जगह होता है जहां पे हम बी हाइव्स को बनाते हैं। तो एपियरीज में हम बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बी हाइव्स बनाते हैं, आर्टिफिशियल बी हाइव्स, जो दिखने में ऐसा होता है। एक वुडन बॉक्स होता है, ऐसा होता है, इसके अंदर इस बॉक्स के अंदर ऐसे फ्रेम्स लगे हुए होते हैं, जो इस तरह का होता है, फ्रेम ट्रे जैसा फ्रेम होता है, वो ऐसे इस तरह से लगे हुए होते हैं। इसके ऊपर क्या करते हैं, हनी बीज जो है अपना हनी कॉम्ब्स बनाते हैं। तो ये फ्रेम्स जो इसके अंदर रखते हैं और यहाँ से हम जगह छोड़ते हैं हनी बी को अंदर बाहर जाने के लिए। ऐसे स्ट्रक्चर्स बी हाइव्स, ऐसे बी हाइव्स हम एपियरीज में बहुत सारे बनाते हैं। अब हम ऐसे जगह हम हनी बी हाइव बनाते हैं जहाँ पे फ्लावर्स नज़दीक होता है। तो हनी बी का जो हनी और बी वैक्स का एक्सट्रैक्शन यहीं से होता है, ट्रे से, और बी क्या कहते हैं, हनी
और बी वैक्स के अलावा हमें वेनम भी मिलते हैं जो स्टिंगिंग अपैरेटस से मिलते हैं। वो वेनम का भी मेडिसिनल पर्पस होता है। हनी खुद का मेडिसिनल पर्पस होता है, क्योंकि हनी जो है ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होता है इसमें, और बी वैक्स भी इसका भी मेडिसिनल पर्पस होता है। इसीलिए हम एपीकल्चर जो है आजकल मॉडर्न जमाने में एक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये हो गया आपका एपीकल्चर के बारे में। थैंक यू बच्चों। जुले बच्चों, वेलकम बैक।